Hello friends, this is Sunil Chahal, and as you all know that we have started a DSSP PGT मैथमेटिक्स कोर्स जिसके अंदर हम अब तक कर चुके हैं 2 चैप्टर्स। थर्ड चैप्टर है आपका परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो आज शुरू करते हैं परमुटेशन से। कॉम्बिनेशन तो शायद आज नहीं हो पाएगा, यदि ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपके पास परमुटेशन से पहले कुछ 2-3 टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स कह रहा हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। If an operation can be performed in m different ways and following that another operation can be performed in n different ways then total number of ways in which both the operations can be performed in succession और कितने होंगे m इंटू n। क्या कह रहा है कि इफ़ देयर आर 2 ऑपरेशंस, वन ऑपरेशन है जो पहला ऑपरेशन है उसको करने के आपके पास m डिफरेंट वेज हैं, उसको ही फॉलो करते हुए यानी कि उसके बाद एक दूसरा ऑपरेशन है उसको करने के आपके पास कितने तरीके हैं, n तरीके। तो दोनों ऑपरेशंस को एक साथ करने के आपके पास कितने तरीके होंगे, m इंटू n वेज। ठीक है, यानी कि एक के बाद एक दोनों ऑपरेशन को करने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, m इंटू n। ये आपका क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये 6 नंबर दे दिए, ठीक है, और आपसे एक 3 डिजिट नंबर बनवा रहा है कि आपसे कह रहा है कि आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं इन 6 नंबर से, सच दैट आपको क्या करना है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो एक तरह से 3 प्लेस होंगे, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस। ठीक है, तो 3 प्लेस हैं आपके पास, उन 3 प्लेसों को आपको क्या करना है, भरना है। फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, 6 डिफरेंट वेज, 6 आ गया। ठीक है, तो अगर डिजिट्स को आपको क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, तो सेकंड प्लेस को भरने के लिए एक नंबर तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, इन 6 में से कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने चॉइस बचेंगी, 5, और तीसरी को भरने के लिए कितनी बचेंगी फिर 4। तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 कितने हो गए, 30, 120। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर फ्रॉम दीज 6 डिजिट्स प्रोवाइडेड दैट नो डिजिट इज अलाउड टू बी रिपीटेड, तो वो कितने नंबर बनेंगे आपके 120। ठीक है, तो ये था आपका
मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसमें क्या कह रहा है, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेज एंड, इस बार क्या होगा, अनदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n डिफरेंट वेज, और जो दोनों ऑपरेशन हैं वो एक दूसरे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, देन टोटल नंबर ऑफ वेज, number of ways in which either of the operations can be performed. कितने होंगे, m प्लस n, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, इफ़ यू हैव टू ऑपरेशंस, और जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन को करने के लिए आपके पास m डिफरेंट वेज हैं, सेकंड ऑपरेशन को करने के लिए आपके पास कितने हैं, n डिफरेंट वेज हैं, दोनों एक दूसरे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म आइदर ऑफ द ऑपरेशंस, दोनों में से कोई एक ऑपरेशन अगर आपको करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे आपके पास, m प्लस n, ठीक है। कितने वेज होंगे, m प्लस n, ये है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल से देखें तो क्या होगा, मान लो किसी कॉलेज में 2 शिफ्टों में आपके कोर्स चल रहे हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक है इवनिंग शिफ्ट। मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में आपके पास हैं 10 कोर्स, इवनिंग शिफ्ट में आपके पास हैं 7 कोर्स, और आपसे कहा गया है कि आपको कोई एक कोर्स चूज करना है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं उस कोर्स को चूज करने के, 10 मॉर्निंग वाले के लिए हैं और 7 ये हैं इवनिंग वाले के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 10 प्लस 7, आपके पास 17 तरीके हैं, यानी कि 17 कोर्स की चॉइस है आपके पास कि आप एक कोर्स चूज करना है, तो आपके पास 17 चॉइसेस हैं वो कोर्स चूज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। इसी में अगर आपसे ये पूछ ले कि आपको 2 कोर्स चूज करने हैं, कि एक कोर्स आपको मॉर्निंग से चूज करना है और एक कोर्स आपको कहाँ से चूज करना है, इवनिंग से, तो आपके पास इनमें से कौन सा प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन उसके बाद एक और ऑपरेशन, ठीक है। तो इन सक्सेशन 2 ऑपरेशन अगर हो रहे हैं तो आपको कौन सा प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर क्या था, दोनों में से कोई एक करना था, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो अगर आपको 2 कोर्स चूज करने हैं, एक मॉर्निंग से और एक इवनिंग से, तो फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, मॉर्निंग से चूज करने हैं कितने तरीके हैं, 10, इवनिंग से चूज करने हैं कितने हैं, 7, मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 70। अगर आपको 2 कोर्स चूज करने हैं, एक मॉर्निंग से एक इवनिंग से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 70 तरीकों से आप 2 कोर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, n फैक्टोरियल से, इसे क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल, ठीक है। और n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू कहाँ तक जाएगा, 1 तक।
क्या हो गया, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास 0 फैक्टोरियल इक्वल टू होगा 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो फैक्टोरियल आपका नेगेटिव इंटीजर्स के लिए और फ्रैक्शंस के लिए आपका डिफाइन नहीं होगा फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n टाइम्स n-1 फैक्टोरियल, या फिर n टाइम्स n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, जहाँ तक लेकर जाना चाहें वहाँ तक ले जा सकते हैं, लास्ट में 1 तक जाएगा। ठीक है, फर्दर if n factorial is divided by r factorial provided that r is greater than equal to 0 and less than equal to n, then ये किसके इक्वल होगा n इंटू n-1 अप टू कहाँ तक जाएगा r प्लस 1 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास परमुटेशन। परमुटेशन क्या है, परमुटेशन एक तरह से अरेंजमेंट्स होती हैं, यानी कि आपको कुछ नंबर्स दे दिए या कुछ चीज़ें दे दी, कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए और उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स को क्या कहेंगे, परमुटेशन। Each of different arrangements which can be made by taking some or all of a number of things। क्या है परमुटेशन, परमुटेशन each of different arrangements that can be made from made by taking some or all of given things। ठीक है, यानी कि आप कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से कुछ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो उनकी टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स को क्या कहेंगे, परमुटेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है, ये 3 एलिमेंट दिए हुए हैं और इनकी दो की एलिमेंट का पेयर लेके आपको पॉसिबल अरेंजमेंट्स बतानी है कि कितनी होंगी। ठीक है, यानी कि अगर एक बार मैं ए बी को लूँ तो एक अरेंजमेंट ये होगी ए बी, बी ए, ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे ए है, सेकंड पे बी है, इसमें फर्स्ट पे बी है, सेकंड पे ए है, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, अब ए बी के तो यही 2 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं। अब अगर ए सी और लूँ तो क्या होगा, ए सी सी ए, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट यहाँ से आ गई। अब ए बी भी ले लिया, ए सी भी ले लिया, अगर बी के साथ सी लूँ तो फिर भी 2 अरेंजमेंट आएंगी, बी सी सी बी। ठीक है, तो ये टोटल पॉसिबल 6 अरेंजमेंट्स आ गई। 3 आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे, उनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं एक टाइम पे और टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट दिखानी है आपको कितनी होगी। तो ये 6 अरेंजमेंट्स बनेगी डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्या है, परमुटेशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, मैथमेटिकली परमुटेशन को किस तरह डिनोट करेंगे, अगर n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और हम एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उनमें से, तो कैसे डिनोट करेंगे, n p r से। ठीक है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अगर n p n पूछे आपसे क्या होगा, r की जगह अगर मैं n रखूँ तो किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल क्या होता है
1। और यहाँ पर जो आपका r है ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, यानी कि n थिंग्स आपको दी हुई हैं और उनमें से r सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो r n से ज़्यादा तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि n में से n+1 चीज़ें तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास चीज़ें ही n हैं तो n+1 कहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो ये r की वैल्यू कहाँ से n से ज़्यादा नहीं हो सकती, और कम से कम क्या हो सकती है 0, कि आप एक भी सिलेक्ट ना करो। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप माइनस में चले जाओ। ठीक है ना, तो ये हो गया NPR NPN। नेक्स्ट है आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं परम्यूटेशन के ऊपर, वो डिस्कस करते हैं कि किस केस में क्या परम्यूटेशन रहेगी। कुछ सिचुएशंस दी हुई होंगी, तो उन सिचुएशंस में परम्यूटेशन क्या होगी। फर्स्ट है कि आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n things taken all at a time of which P are alike of one kind, comma Q are alike of second kind, and R are alike of third kind, and rest of the things are distinct, then रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिस्टिंक्ट इज क्या होगी, आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन बतानी है आपको n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, जिनमें से क्या है p चीज़ें जो कैसी हैं, एक जैसी हैं, q एक जैसी हैं, और r एक तरह की। ठीक है, तो टोटल परम्यूटेशन किसके इक्वल होंगी, ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, जिनमें से क्या है p एक तरह की हैं, q एक तरह की हैं, और r एक तरह की हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, टोटल परम्यूटेशन कितनी होंगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो आपको ये दिया हुआ है, a दे दिया, b दे दिया, b दे दिया और c दे दिया, ये 5 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। तो इनकी टोटल डिस्टिंक्ट आपको क्या बतानी है, अरेंजमेंट बतानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 5, यानी कि टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट इन 5 एलिमेंट्स की क्या क्या बनेगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई a कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल, b कितनी बार आ रहा है, b भी 2 बार, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स इन 5 लेटर्स की क्या क्या कितनी बनेगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये होगा, क्योंकि क्या होगा, मान लो a b b a c ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इस a को यहाँ लिख लो और इसको यहाँ लिख लो, बात तो सेम है, नंबर फिर भी ये वर्ड फिर भी क्या रहेगा, यही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 अरेंजमेंट्स क्या होगी, सेम होगी, इसलिए किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, 2 फैक्टोरियल हो गया ना, 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा। यहाँ पर भी क्या है, इस b को चाहे यहाँ पर रख लो चाहे इसको यहाँ पर रख लो, लेटर क्या रहेगा, वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 2 अरेंजमेंट भी क्या होगी, सेम होगी।
तो एक ही अरेंजमेंट काउंट होगी। इसी तरह से इसके लिए भी ये कर दिया। अगर यहाँ पर 2 की बजाय ये 3 होते तो फिर क्या होता, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता, जितने भी होंगे उतने से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके पास कंडीशन है तो आपके पास परमुटेशन क्या होगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास सेकंड में क्या है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। क्या है, नंबर ऑफ permutations of n different things। इस बार क्या है, n की n डिफरेंट थिंग्स हैं, यानी कि पिछली बार तो p अलाइक, q अलाइक एंड r अलाइक थी, इस बार n की n क्या है, अलग अलग। ठीक है, टेकन r एट ए टाइम, टेकन r एट ए टाइम, उनमें से क्या लिए हैं, एक बार में r चीजें ली हैं। और फिर क्या है, व्हेन ए पार्टिकुलर थिंग इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड, व्हेन ए पार्टिकुलर थिंग इज टू बी ऑलवेज included in each arrangement is, कितनी होगी परमुटेशन, r टाइम्स n-1 p r-1। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से एक टाइम पे आपको r लेनी है। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट्स बतानी है किस केस में, जब आपके पास एक आपको मान लो लेटर है या जो भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो ऐसा है जो आपको हर एक अरेंजमेंट में लेना है, तो उस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन किसके इक्वल होंगी, r टाइम्स n-1 p r-1। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है a b c, ये 3 क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, ये 3 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं या लेटर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी है, इनमें से अगर आपको r की वैल्यू क्या कह रहा है कि 2, टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम सच दैट a is to be included in each arrangement। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बतानी है किस केस में, जब n की वैल्यू है 3 और उनमें से एक टाइम पे आपको क्या लेनी है, दो लेटर्स लेने हैं एक टाइम पे, और क्या करना है, ये जो लेटर है वो आपको हर एक अरेंजमेंट में लेना ही लेना है। ठीक है, तो आप ऐसी कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं। अगर ए के साथ बी लूँ तो ये होगा ए बी, ये भी लिख सकता हूँ बी ए, ये इससे अलग है। ए के साथ सी भी ले सकता हूँ, सी ए, ये भी ले सकता हूँ। ठीक है, और कोई अरेंजमेंट तो 2-2 के पेयर लूँगा, ऐसी और कोई अरेंजमेंट नहीं बन सकती जिसमें ए भी आता हो, क्योंकि बी भी ले लिया ए के साथ, सी भी ले लिया, और कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। ठीक है, रिपीटिशन आपको करनी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगी, 4 परम्यूटेशन आ गई, 4 अरेंजमेंट आ गई। ठीक है, इस केस में अगर आपसे पूछ रहा है कि देयर आर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ए बी एंड सी सच दैट यू हैव टू टेक 2 एट ए टाइम एंड ए इज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके पास कितनी बनेंगी, वो ये बनेंगी 4। ठीक है, फार्मूले से अगर आप देखें तो r की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू क्या है, 3 है, फॉर्मूले में पुट करो क्या आएगा, r की वैल्यू है 2,
एंड एन की जगह 3 पुट किया तो 3 माइनस 1 पी आर की वैल्यू 2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स 3 माइनस 1 2 पी 1 2p1 किसके इक्वल होगा 2 के, क्योंकि क्या होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 1 फैक्टोरियल 1, तो ऊपर आएगा 2 फैक्टोरियल जो कि 2 इंटू 1 होगा यानी कि 2। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 2 3 माइनस 1 पी 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, ये कितना आ गया 4। यहाँ से अगर हमने कैलकुलेट की थी तो कितनी अरेंजमेंट आई थी 4, यानी कि इस तरह से निकाल लो या इस फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों केस में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो आपके पास क्या होगा अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पूछ रखी हैं ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पार्टिकुलर थिंग इज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, तो वो कितनी परम्यूटेशन होगी या कितनी अरेंजमेंट होगी r टाइम्स n माइनस 1 p r माइनस 1। ठीक है, ये तो था कि वन पर्टिकुलर थिंग इज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। अगर आपसे ये कह दे कि वन पर्टिकुलर थिंग इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईच अरेंजमेंट, यानी कि पिछली बार कहा था कि ए को अरेख में इंक्लूड करना है, ठीक है। अब की बार अगर ये कह दे कि ए को तो लेना ही नहीं है किसी भी अरेंजमेंट में, और फिर आपसे पूछे कि दो दो एलिमेंट्स की कितनी अरेंजमेंट बनेगी सच दैट टोटल नंबर आपके पास कितने हैं 3, और उनमें से एक टाइम पे 2 सेलेक्ट करने हैं और क्या करना है ए को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी, फिर ये क्या होगा अगर बी सी को लूँ, ए को तो लेना ही नहीं है, फिर तो यही 2 बच गए, यानी कि बी और सी को ही लेना पड़ेगा, और सी और बी यहाँ पर कितनी अरेंजमेंट बचेंगी 2। फार्मूला क्या कह रहा है इस केस में कि वन पर्टिकुलर थिंग इज टू बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईच अरेंजमेंट, तो उस केस में आपका फार्मूला क्या होगा n माइनस 1 पी आर माइनस 1, फिर आपका क्या होगा ये होगा। यहाँ से क्या आ रहा है 2, फॉर्मूले में पुट करें तो क्या आएगा n की वैल्यू 3 है माइनस 1, पी आर की वैल्यू 2 है 2 माइनस 1, यानी कि 2p1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से 2 आया, तो मतलब क्या होगा अगर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग इज टू बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईच अरेंजमेंट, तो ये होगा, और ऑलवेज इंक्लूडेड इन कहे तो फिर क्या होगा r टाइम्स n माइनस 1 पी आर माइनस 1। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, क्या है इसके अंदर 2 कर लिया हमने, एक तो ऑलवेज इंक्लूडेड और एक ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तो 3 हो गए। अब है फोर्थ है आपके पास कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स सच दैट क्या होगा टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन स्पेसिफाइड, व्हेन m टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड things always comes together। ठीक है, कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम्स टुगेदर इज
तो ये अरेंजमेंट कितनी होंगी, m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये होंगे आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स। यानी कि अगर आपसे कह दिया A B C D, ये 4 नंबर आपको दे दिए। ठीक है, और आपको क्या बनाना है, टेकन ऑल एट ए टाइम। इन चारों से वर्ड्स बनाने हैं सच दैट, मैंने ये फिक्स कर दिया कि A और B हमेशा क्या रहेंगे, एक साथ हम आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी एक, यानी कि फिर एक तरह से हम क्या लेके चलेंगे, ए बी को एक ही एलिमेंट लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब क्या होगा, ए बी आएगा, सी डी, ये 3 एलिमेंट हैं, इनकी टोटल अरेंजमेंट बनानी है, कितनी होगी। ठीक है, तो 3 एलिमेंट को टेकन ऑल एट ए टाइम कितनी अरेंजमेंट बनेगी, एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 और एन की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 2 प्लस 1 क्या है 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल। अगर 3 नंबर हैं तो उनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होती हैं, अगर तीनों को एक साथ लेना हो कितनी होंगी, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि ए बी एक अरेंजमेंट बनेगी, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो बी ए भी तो इस फॉर्म में भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल तो ये हो गए। ठीक है, और ये 2 थे, एक अरेंजमेंट तो इस टाइप से बनेगी 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल इस टाइप से बनेगी कि पहले बी आई फिर ए आई, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ से बनेगी। ए बी की फॉर्म में लेंगे ए बी सी डी, अगर ये 3 एलिमेंट ले रहे हैं हम तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 3 फैक्टोरियल। अगर ए बी की जगह बी ए लूँ फिर भी तो दोनों साथ में ही आ रहे हैं ना, फिर कितनी अरेंजमेंट बनेगी, एलिमेंट कितने हो गए 3, फिर से 3 फैक्टोरियल यहाँ से बनेंगी, टोटल कितनी आ गई 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। और ये 2 क्या है, इनकी अरेंजमेंट, 2 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कितनी है, 2 फैक्टोरियल होंगी ना, 2 एलिमेंट्स की। ए बी 2 थे तो 2 होगी, एक बार ए पहले बी बाद में, बी पहले ए बाद में। अगर यहाँ पर 3 होते, मान लेते हैं कि सी भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता। ठीक है, फिर क्या होता, ए बी सी, एक तो ये अरेंजमेंट होती। ठीक है, उसके साथ डी आता, यहाँ पे क्या हो जाता फिर उस केस में, अगर 3 को एक साथ लेना है, 4 आपको टोटल डिफरेंट थिंग्स दी हुई हैं ए बी सी डी। ठीक है, एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सब की सब को एक साथ लेना है, लेकिन क्या करना है, उनमें से एम जो चीज़ें हैं वो क्या आनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए हमेशा। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि ए बी सी ये 3 हैं, इनको हमेशा एक साथ लेना है, तो अरेंजमेंट कैसे होंगी, एक डी अलग बच गया, इन दो, इसको अगर एक एलिमेंट काउंट करूँ तो 2 एलिमेंट हो गए, टोटल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इसको अगर ये तो ए बी सी था, ए अगर ये लिखूँ ए सी बी, फिर क्या होगा डी, इसको एक एलिमेंट मानूँ, इससे अलग होगी ना अरेंजमेंट इस बार, तो यहाँ से क्या आएंगी 2 फैक्टोरियल यहाँ से आएंगी, ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया। अब बी को पहले लेता हूँ, बी ए सी, एक ये भी अरेंजमेंट बनेगी, डी 2 फैक्टोरियल यहाँ से। ठीक है, और बी सी ए ये अलग हो गया, 2 फैक्टोरियल यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो गया, अब सी पहले ए बी, डी 2 फैक्टोरियल यहाँ से, सी बी ए। ठीक है, डी 2 फैक्टोरियल यहाँ से, तो ये टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, ये कैसे आई हैं, 3 एलिमेंट हैं तो 6 आई हैं, यानी कि 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। तो इनकी जो एम जो स्पेसिफाइड थिंग्स एक साथ आनी थी उनकी आपस में अरेंजमेंट कितनी होंगी, एम फैक्टोरियल, 3 थी तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद जितनी अलग बच गई वो कितनी होंगी, एन माइनस एम, और प्लस में ये जो पेयर इनको एक साथ ले रहे हैं ये भी तो एक थिंग तो काउंट होगी ना, तो प्लस में एक ही। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा कि एन माइनस एम प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल। यहाँ से क्या है, अगर ये 4 थी, एन की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू यहाँ पर 3 ली है, -3
और प्लस में 1, 4 माइनस 3 1 प्लस 1 2, यानी कि ये क्या ले रहे हैं हम हर बार 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू ये 6 बार आया है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको या तो ये लिख लूँ 6 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 6 कैसे आया है, 3 एलिमेंट्स की आपस में अरेंजमेंट है ये जो एक साथ आने थे, ठीक है। वो क्या है, अगर m एलिमेंट होते तो m फैक्टोरियल आता, तो इसका मतलब क्या है, ये m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको लिखूँ तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इतनी अरेंजमेंट आएंगी अगर ए बी सी को इकट्ठा लेना है तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर इसमें तो क्या था कि m स्पेसिफाइड थिंग्स ऐसी हैं जो हमेशा एक साथ आएंगी, अगर ये कह दे कि m स्पेसिफाइड थिंग्स ऐसी हों जो कभी भी एक साथ ना आए, तो उस केस में परमुटेशन कितनी बनेगी, टोटल में से अगर ये घटा दूं जब ये एक साथ आ रही हैं तो कौन सी बच जाएंगी जिसमें एक साथ नहीं आ रही। तो इसका मतलब अगर ब्रीफ में क्या क्या रखा हो कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स नेवर कम्स टुगेदर, यहाँ पर क्या था ऑलवेज कम्स टुगेदर, अगर नेवर कम्स टुगेदर हो तो फिर कितनी अरेंजमेंट बचेंगी n फैक्टोरियल, टोटल कितनी होगी, अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं और टेकन ऑल एट ए टाइम हैं तो कितनी अरेंजमेंट बनती हैं n फैक्टोरियल, और m ऐसी हैं जो कभी भी एक साथ नहीं आनी है, वो लेनी है हमें, तो वो कब आएंगी जो m एक साथ आ रही हैं, तब परमुटेशन कितनी है ये, अगर टोटल में से ये घटा दूँ तो वो बच जाएंगी ना, यानी कि माइनस में m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया आपके पास। अगर आपको क्या हो कि m स्पेसिफाइड थिंग्स नेवर कम टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट बच गया आपके पास सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। अब तक ये हम पढ़ रहे थे लीनियर परमुटेशन, ठीक है, यानी कि अगर एक लाइन में जब चीज़ों को अरेंज करना हो तो ये था आपका लीनियर परमुटेशन। अब अगर सर्कुलर परमुटेशन हो, सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या है कि एक क्लोज्ड कर्व में अगर चीज़ों को अरेंज करना हो तो उस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, सर्कुलर परमुटेशन। इफ ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड, सर्कुलर परमुटेशन, if objects are to be arranged along a closed curve, then permutation is known as circular permutation. Then permutation is known as circular permutation, ठीक है। अगर आपको क्या करना हो, ऑब्जेक्ट्स को एक क्लोज्ड कर्व में अरेंज करना हो तो आपके पास क्या होगी, वो सर्कुलर परमुटेशन। लीनियर में तो क्या होता है, अगर लीनियर एक लाइन में चीज़ों को अरेंज करना है तो एक लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, लेकिन सर्कल में क्या होगा, सर्कुलर कह रहे हैं क्लोज्ड कर्व है, इसमें ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही इसका कोई एंड पॉइंट है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होती हैं, n p r ये होती हैं, ठीक है ना। और अगर क्या हो n गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं
डिफरेंट और टेकन ऑल एट ए टाइम हो तो फिर क्या होगी परम्यूटेशन, एन पी एन ये होती है, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं एन ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में आपको क्या करना हो, अरेंज करना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। सर्कल में अरेंज करने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक पोजीशन आपने फिक्स कर दी कि इस पोजीशन पे आपने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो बाकी कितनी पोजीशन बच जाएंगी, टोटल एन पोजीशन है, तो एक पोजीशन फिक्स कर दी तो कितनी पोजीशन बच गई, n-1, ठीक है। तो इन n-1 पोजीशन पे आपको n-1 ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, अब अरेंज करना है। तो वो कितनी अरेंजमेंट होगी, n-1 बच गया ना, तो ये हो गया आपके पास n-1 p n-1 यानी कि n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आपसे कह रहा है कि लीनियरली आपको n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो वो उनकी कितनी अरेंजमेंट होगी, n p n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, फिर कितनी अरेंजमेंट होगी, n फैक्टोरियल। अगर उन्हीं n ऑब्जेक्ट को एक सर्कल पे, एक सर्कुलर पाथ पे आपको अरेंज करना है तो आपके पास कितनी अरेंजमेंट होगी, n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि क्या होगा, आपको एक बंदे को एक जगह फिक्स करना पड़ेगा कि यहाँ से आपने क्या माना है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बचे बंदे कितने बच जाएंगे फिर, n-1, ठीक है। तो उन n-1 के लिए फिर कितनी अरेंजमेंट बचेंगी, वो एक तरह से फिर लीनियर का काम करेंगे। क्योंकि इससे मान लो आप एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर रहे हो अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। तो अगर इस बंदे को मैंने फिक्स कर दिया तो यहाँ से फिर इससे लेफ्ट में जो भी पहला बंदा आएगा वो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे n-1 तक, ठीक है, ये चलेंगी। तो फिर ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एक लीनियर अरेंजमेंट की तरह काम करेगा ये फिक्स होने के बाद। तो फिर लीनियर में कैसा होता है, अगर n एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे ये फिक्स होने के बाद, n-1, तो यहाँ पर क्या होगी सर्कुलर में n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को अगर आप अलग अलग काउंट कर रहे हैं कि यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ तो ये एक अलग अरेंजमेंट है, और यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ तो ये एक अलग अरेंजमेंट है। यानी कि अगर ये है 5 एलिमेंट हैं आपके पास A B C D E, इनको अरेंज करना है, यहाँ पर मैंने ये को फिक्स कर दिया, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। एक अरेंजमेंट मैंने ले ली B C D E, ठीक है। एक तो ये अरेंजमेंट ले ली, एक ए को फिक्स कर ही रखा है, 1 2 3 4, अब की बार B C D E। अगर इन दोनों को मैं क्या मान रहा हूँ, अलग अलग अरेंजमेंट मान रहा हूँ, तो आपके पास कितनी आएंगी, n-1 फैक्टोरियल। लेकिन अगर ये क्या है क्लॉकवाइज, अगर ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ गया, सी के बाद डी, डी के बाद ई। अगर इन दोनों अरेंजमेंट्स को मैं अलग अलग अरेंजमेंट काउंट करूं तो आपके पास कितनी अरेंजमेंट होंगी सर्कुलर में, n-1 फैक्टोरियल। अगर इन दोनों को सेम ही अरेंजमेंट काउंट कर रहा हूं मैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपके पास कितनी अरेंजमेंट होगी, n-1 फैक्टोरियल बाई 2, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है सर्कुलर अरेंजमेंट में। Suppose we have 5 boys and 5 girls in a class, ठीक है, और आपको उन्हें एक सर्कल में बिठाना है, ठीक है। किस तरह से कि अल्टरनेट पोजीशन पे बॉय गर्ल इस तरह से चलेगी, ठीक है। यानी कि मान लो अगर इस पोजीशन पे बॉय है तो इस पोजीशन पे इससे नेक्स्ट पे यहाँ पे गर्ल होनी चाहिए, फिर यहाँ पर बॉय, फिर यहाँ पे गर्ल, यहाँ पर बॉय, अल्टरनेट पोजीशन पे चेंज होते रहेंगे। यानी कि
एक पे बॉय एक पे गर्ल, ठीक है। अगर इस तरह से आपको बैठाना है, 5 लड़के हैं और 5 ही लड़कियां हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाना है, तो आप कितने तरीक़ों से उन्हें बैठा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक को फिक्स करना पड़ेगा, या तो बॉय को फिक्स कर लो या गर्ल्स को फिक्स कर लो, ठीक है। अगर मैं बॉयज़ को फिक्स कर लेता हूँ, मान लो इस पोजीशन पे मैंने किसको बैठा दिया, B1 को, ठीक है, B1 को बैठा दिया, तो बचे हुए एक पोजीशन ये खाली छोड़ दी, फिर यहाँ लड़का बैठा दिया, फिर ये खाली छोड़ दी, फिर यहाँ लड़का बैठा दिया, 2 4 5, ठीक हो गई। यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे लड़का है, और ये जो पोजीशंस हैं इन पे लड़कियों को बैठना, यहाँ पे गर्ल आएगी, यहाँ पे गर्ल आएगी, यहाँ पे गर्ल आएगी, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया कि ये इसकी यही पोजीशन रहेगी, ठीक है। अब बाकी कितने लड़के बच गए, 4, उनको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अगर गर्ल्स को भूल जाए हम एक बार के लिए, तो आपको क्या करना है कि आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाना है, ठीक है। तो टोटल सर्कुलर में कितनी अरेंजमेंट होगी, कितनी होती हैं यहाँ पर, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो अगर उन्हें सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाना है तो कितनी आएंगी, n-1 फैक्टोरियल आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 हैं तो 5 - 1, 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट तो होगी लड़कों की, इस तरह से, ठीक है। और अब इनके बीच में किसको बैठाना है, एक एक लड़की को। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये तो आपका फिक्स हो चुका है कि ये पोजीशन आपकी फिक्स होगी B1, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, एंड पॉइंट मान लो, कुछ मान लो, एंड पॉइंट भी यही होगा, स्टार्टिंग भी यही होगा सर्कल में। तो ये आपकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अब जो लड़कियों को आप बैठा रहे हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हो अरेंजमेंट्स को, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, लड़की के लिए ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी। ये अब इनके लिए क्या हो गया, एक लीनियर अरेंजमेंट के जैसा हो गया लड़कियों के लिए, ठीक है। क्योंकि इसकी पोजीशन को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो अब अगर लीनियर अरेंजमेंट हो और 5 ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि एक लड़की को भी अब आपको फिक्स करना पड़ेगा कि यहाँ पर G1 फिक्स कर दिया और इसके बाद अब लड़कियों की अरेंजमेंट चेक करेंगे, नहीं। सर्कल में आपको, पूरे सर्कल पे आपको 10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना था, उनमें से सिर्फ आपको एक ही फिक्स करना है, बाकियों को आप क्या कर सकते हैं, सीधे लीनियर की तरह ट्रीट कर सकते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर मैंने B1 को एक लड़के को फिक्स कर दिया, तो बचे हुए 4 लड़के लीनियर की तरह हो गए कि इनकी लीनियर अरेंजमेंट होगी एक तरह से, ठीक है। उसको कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, फिर 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल। अब लड़कियों को अरेंज करना है, 5 पोजीशन है इनके लिए, ठीक है। तो इनके कितने तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच क्या होगा कि ये अरेंजमेंट करनी है, 10 बच्चों को अरेंज करना है, जिसमें एक लड़का बैठेगा, फिर एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होंगी, 4 फैक्टोरियल तो लड़कों के लिए था, इनटू में 5 फैक्टोरियल लड़कियों के लिए। ये आपका लग गया मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो फर्स्ट टॉपिक किया था, ठीक है। यानी कि 2 ऑपरेशन हो रहे हैं एक के बाद एक कितने तरीकों से कर सकते हैं, एक को 4 फैक्टोरियल वेज से और सेकंड को कितने करने के कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल वेज। तो दोनों को एक साथ करने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास 5 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं और उनको आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट में शिफ्ट करना है, सच दैट अल्टरनेट पोजीशन पे गर्ल आएगी या अल्टरनेट पोजीशन पे बॉय आएगा, ठीक है। तो उस केस में आपके पास कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बॉय की जगह अगर आप गर्ल को फिक्स करते तो भी यही आता। फिर आपको गर्ल्स को फिक्स करने के कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल, और बॉयज़ को फिक्स करने के कितने तरीके होते हैं, अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 5 फैक्टोरियल। दोनों मल्टीप्लाई आपका क्या आ जाता, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सच दैट अल्टरनेट पोजीशन पे एक गर्ल एक बॉय इस तरह से चलेंगे। तो आपके पास क्या होगा, ये था आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में। आज था परमुटेशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।